प्यारे बच्चों, आज हम आपको सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था का सेकंड पार्ट, चूँकि ये टॉपिक लंबा है तो इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने आधा मटेरियल दिया था और आधा मटेरियल हम इस पार्ट में देने वाले हैं। ये सब के सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। कोशिश हमारी ये है कि आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाए। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सल्तनत कालीन सेकंड पार्ट में दिल्ली सल्तनत ये प्रांतों में बटा था। जैसे आज है हमारा भारत संघ है, तो भारत संघ क्या है? तमाम प्रांत है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। ऐसे जो सल्तनत थी उस समय भी तमाम प्रांतों में बटी हुई थी। उसको क्या कहते थे? इक्ता। ध्यान दीजिए, इक्ता कहते थे। तो अब यहीं से आपको इसको याद भी करना है। कैसे आप इसको याद कर सकते हैं? तो देखिए, इक्ता यानी एकता यानी कई प्रांत एक होके दिल्ली सल्तनत का निर्माण किए। तो एक प्रांतों में क्या हो गई? एकता हो गई। एकता से बन गया इक्ता। ठीक। अब फिर एक एक प्रांत वह ये अच्छा देखिए, हाँ, ये इक्ता हो गया। अब क्या था? इक्ता के शासक जो होते थे, यानी दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली में बैठा सुल्तान, और ये जो प्रांत बटा था उस प्रांतों में एक एक मुखिया को भेजता था, शासक को, जो सुल्तान के द्वारा नियुक्त होते थे। जैसे इस समय प्रधानमंत्री दिल्ली से पूरा देखते हैं, लेकिन हर राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर प्रांतों के मुखिया होते हैं। तो ऐसे ही जो प्रांतों के मुखिया बनते थे उनको कहा जाता था नायब वली या मुफ्ती कहलाते थे। ये नायब वली या मुफ्ती। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं, सोचिए जरा सा। पहले तो सुल्तान, सबसे शक्तिशाली कौन व्यक्ति हुआ? सुल्तान हुआ। सुल्तान दिल्ली गद्दी बैठा। फिर सुल्तान अपने से उसके बाद, यानी सुल्तान के बाद कौन व्यक्ति सुल्तान का बाहुबली था, जो उसके बाद जो बाहुबली होता था उसको वो नियुक्ति देता था। तो देखिए, नायब वली, तो कह लीजिए नायब बली यानी छोटा बली, यानी सुल्तान से जो छोटा हुआ वो नायब बली कहलाया या मुक्ति कहलाता था। तो देखिए, अभी आगे हम आपको बताएंगे मुक्ति क्या कहता था। मुक्ति का मतलब ये था कि राज्यों से जो लगान वसूलते थे, यानी जनता उपज अनाज पैदा करने के बाद अपने कुछ हिस्सा वो मुक्त करती थी। किसके लिए? सुल्तान के लिए, सल्तनत के लिए। जो हिस्सा मुक्त करती थी उसको ये लोग इकट्ठा करके दिल्ली सल्तनत पे पहुंचाते थे। इसलिए इनका एक नाम और भी क्या था? मुक्ति, यानी लगान को मुक्त करा के सुल्तान को देने वाले। तो चाहे आप ये कहिए कि जो सबसे बली होगा दिल्ली में बैठेगा, उसके बाद प्रांतों में कौन बैठता था? जो उससे छोटा बली होता था तो नायब बली हो गया, या वो व्यक्ति जो लगान वसूल के सुल्तान को पहुंचाता था वो मुक्ति कहलाया। तो ये दोनों जो है शासक हुए प्रांतों के। फिर प्रांत क्या थी? प्रांत जैसे पूरा हम लोग का अपना स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है, तो वहाँ भी प्रांत भी जिलों में बटा होता था। यानी इक्ता जो है, इक्ता माने प्रांत किस में बटा था? जिलों में। तो जिलों में जो बटा था, जिलों को कहा जाता था शिको कहा जाता था। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान है। प्रांत क्या करता था?
वह अपने अपने जिलों से सिक्कों को क्या करता था, इकट्ठा करता था। कौन? इक्ता का जो शासक था वो अपने एरिया के जिलों से क्या इकट्ठा करता था? सिक्का। देखिए शिको, जिलों शिको, तो शिको को कर लीजिए सिक्का। इन जिलों से वह सिक्का वसूल के नायब वली देता था और वो उसको भेज देता था सुल्तान को। तो जिलों हो गया यानी शिको। अब क्या होता था, उन जिलों में भी हिस्से होते हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ तहसील होते हैं जिलों में, है ना, ब्लॉक होते हैं। ऐसे वहाँ पे क्या होता था, ये जिले जो है बटे होते थे, लेकिन ये जानिए ये जिलों को क्या कहा जाता था? सिक्का वसूलने के लिए। और इनके जो शासक थे, इनके शासक यानी जैसे होते हैं जिला के जिलाधिकारी, मुख्य शासक होते हैं ना, तो ऐसे ही उनके शासक को यानी जिलों के शासक को अमीर कहा जाता था। अमीर या नजीम। तो देखिए आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, यानी जो जिलों के जो अधिकारी थे उनको क्या कहते थे? अमीर। तो अमीर का काम क्या है? देखिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो जिले के अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं? जो शासन का आदेश होता है उसका पालन करते हैं, यही तो करते हैं। जो एसपीडीएम जो होते हैं उनको आदेश कहाँ से आता है? राजधानी से आता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आता है, और वो उसको पालन करते हैं। तो देखिए क्या है, अमील कहा जाता था, यानी अमल, आदेश पे अमल करने वाला अमील। या देखिए नजीम का मतलब हो गया कि जिस तरीके से वो प्रांत के शासक जो कानून बनाते हैं वही कानून ये भी बनाते हैं, यानी उनकी नकल करने वाला हो गया नजीम। तो दोनों में से कोई एक चीज याद करिए। जिले को क्या कहा जाता था? शिको। और उसके शासक को क्या कहा जाता था? अमील, यानी अमल करने वाला, आदेश पे अमल करने वाला। अब क्या होता था, अब ये जो जिले थे वो शहरों में बटे होते थे, यानी एक शहर या 100 गांवों की देखभाल जो व्यक्ति करता था, यानी एक शहर या 100 गांवों का जो शासन देखता था उसको कहते थे अमीर ए सदा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए जो एक तरीके से आप समझिए ब्लॉक का जो मुख्य शासक होता है, आप लोग जानते होंगे ब्लॉक प्रमुख होता है। अब वो कौन चुनता है? जनता चुनती है, जनता उसको वहां भेजती है। तो इसको ऐसे याद कर सकती है कि 100 गांवों की देखभाल कौन करता था, यानी उन्हीं गांवों में से कोई एक व्यक्ति जो सबसे सम्मानित होता था वही अमीर बन जाता था, जो सदा उन गांवों में रहता था और वहीं रहता था, उनकी देखभाल करता था। तो ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा अमीर ए सदा। अब देखिए सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। तो आप देखिए आज भी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम ही है। वही ग्राम तब भी थी और वही ग्राम प्राचीन इतिहास में आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी वही था। इसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं आई है। अब देखिए तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम हो गई। अब आते हैं सुल्तान की अस्थाई सेना। हर सुल्तान की सेना होती थी, जो उसकी अस्थाई सेना होती थी, यानी मुहिम में वो ही जाती थी। तो उसको क्या कहते थे? खास खेल कहते थे। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? सबसे बहुत आसानी से, क्योंकि देखिए सुल्तान की सेना थी तो अंतिम खेल कौन दिखाएगी? वही दिखाएगी, सैनिक। वही सैनिक जो है प्रहार करेंगे।
दूसरे राजाओं के ऊपर वही कब्जा करेंगे, वही सुल्तान के लिए युद्ध करेंगे। तो सबसे खास खेल कौन खेलता था और सबसे ज्यादा प्रशिक्षित वही होंगे, सबसे ज्यादा हथियार गोला बारूद भी उन्हीं सेना के पास होगी, क्योंकि वो सुल्तान की सेना है। तो सुल्तान की सेना सबसे खास खेल दिखाती थी, इसलिए उसको खास खेल कहते थे। ठीक, अब देखिए गोला में बारूद फेंकने वाली, यानी बारूद को फेंकने वाली मशीन को क्या कहते थे? एक तरीके से जैसे तोप में क्या होता है, तोप यही तो है, तोप में गोला डाला और मारा तो वो गोला दूर जाके गिरा। तो वो जो तोप था सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में, उस गोले में बारूद फेंकने वाली मशीन को कहा था मंगलीक या अर्राद कहते थे। तो देखिए एक तो ये चीज तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे, बारूद तो बर्राद, यानी बारूद से चारों तरफ बार देंगे तो बर्राद, तो अर्राद चारों तरफ रौद देने वाला। और मंगलीक का मतलब है लीक पे चलना। देखिए मंगलीक का मतलब लीक पे, यानी जब आप गोले को फेंकेंगे तो वो कैसे जाएगा, एक रास्ते से, यानी लीक मीन्स एक लाइन यानी रास्ता, एक लीक से जाएगा। तो हो गया तोप से जो गोला निकलता था उसको क्या कहते हैं, लीक यानी मंगलीक, या अर्राद यानी बर्राद। तो बारूद में दा है, इसमें भी दा है, अर्राद। ऐसे ये भी याद हो जाएगा। अब देखिए सल्तनत के जो कानून बनते थे वो कहाँ से बनते थे? तो 3 जगहों से सल्तनत के कानून निकलते। शरीयत, ये याद रखना जरूरी है, आज भी मुस्लिम कानून इसी पे बन रहे हैं अधिकतर। शरीयत, कुरान, हदीस, ये तीनों याद कर सकते हैं। तो इसमें देखिए शरीयत अक्सर नाम सुनते होंगे, यानी शराफत कर लीजिए, यानी शराफत किससे सीखते थे? शरीयत से। और कुरान सुने होंगे नाम, पवित्र ग्रंथ है। और हदीस का मतलब हो गया जो एक्सीडेंटल हादसे होते हैं, यानी जो ऐसी घटनाएं होती हैं जो अक्सर नहीं होती, उस पर कौन सा कानून यूज किया जाए। तो 3 चीज हो गया। शराफत हमने सोच लिया, शरीयत से शराफत, कुरान तो कुरान भी है किताब, और हादसे, ऐसे हादसे जो कभी कभी होते हैं उस पर कौन सा कानून बनाया जाए, हदीस। ये 3 से सल्तनत के कानून बनते थे। और देखिए ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम कानून के जो स्रोत होते हैं, 4 स्रोत होते हैं। मुस्लिम कानून के मुख्य 4 स्रोत होते हैं। एक कुरान हो गया, एक हदीस हो गया, इसके बाद आ गया इजमा, एक कहा जाता है इजमा और एक होता कयास। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इजमा तो कर लीजिए जो इल्जाम लगाए जाते हैं। तो एक तो हो गया कुरान ग्रंथ है, आप जानते हैं। फिर हो गया हदीस, जो ऐसे हादसे हो उस पे कौन सा कानून हो ये बताता है। फिर कर लीजिए इजमा को याद कैसे करेंगे? तो इजमा को याद करने के लिए कर लीजिए इल्जाम। अगर कोई व्यक्ति किसी पे झूठा इल्जाम लगा दे तो कैसे क्या किया जाए, उसका नियम कानून इजमा बताती है। बस दिमाग में आ जाएगा इजमा। और एक होता कयास, आप जानते हैं कयास शब्द का मतलब होता अंदाज लगाना। लोग अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो ऐसी कभी कोई घटनाएं हो जाए जिस पे अनुमान से काम करना हो तो वो कयास हो गया। तो 4 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। अब देखिए सुल्तान जो है हफ्ते में 2 बार ये न्याय करते थे, यानी ये दरबार में बैठ के लोगों की समस्याओं को सुन के न्याय करते थे। तो हफ्ते में 2 बार, तो इसमें कोई खास बात तो है नहीं, आप ये याद हो गया होगा। लगान वाली प्रणाली, देखिए यहीं पे आ गया मुक्ति।
जो पहले बताए थे। लगान वाली प्रणाली, किस सिस्टम का उपयोग किया उन्होंने लगान के लिए, उसको कहा जाता था मुक्ताई। मुक्ताई यानी सल्तनत के लोग आम जनता से कहते थे कितना अनाज मुक्त करो अपने पास से, जितना उपज होगा उसका हिस्सा जो व्यक्ति मुक्त कर देता था यानी छोड़ देता था, वो लेके चले जाते थे, इसलिए उसको क्या कह दिए, मुक्ताई। तो ये मुक्ताई हो गया। अब देखिए ये भी आपको याद हो गया होगा, केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि तमाम, देखिए आज भी है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आर्मी या किसी अन्य काम के लिए वो देश में कहीं भी कोई भी जमीन वो अधिग्रहित कर सकती है। तो ऐसे ही सल्तनत की तरफ से जो जमीनें कब्जा कर ली जाती थी, यानी वो जो जमीन सल्तनत की थी यानी सरकारी थी, उसको खालसा भूमि कहते थे, खालसा भूमि। तो आप जानते हैं ये खालसा शब्द आजकल बड़ा मशहूर है, क्यों? क्योंकि सिख लोग भी इसका बहुत यूज करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो सरकार की भूमि थी वो सबसे बड़ा व्यक्ति, अब सिख लोगों में सबसे बड़े वाहेगुरु होते हैं, तो ऐसे कल्पना कीजिए कि सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है उसकी जमीन सुल्तान होगा और उसकी जमीन खालसा भूमि कहलाएगी। बस इस तरीके से, आशा है आपको कुछ तो दिमाग में बैठ गया होगा, याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या था, प्रांत। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कई प्रांतों में बटा था, उस प्रांत को क्या कहते थे, एकता। तो हमने कर लिया प्रांतों की एकता, प्रांतों को एक किया गया, एकता एकता, तो एक एक करके तो एकता हो गया। उसके शासक कौन होते थे, उसके शासक को नायब वली कहा जाता था, नायब वली या मुफ्ती। तो नायब वली क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे बली सुल्तान और उनसे जो कम वली था उसको प्रांतों का शासक बना दिया गया, तो नायब वली हो गया। और मुफ्ती इसलिए दिया गया क्योंकि पूरे प्रांत से वह लोगों से जो उपज का हिस्सा होता था उसको मुक्त करवा के सुल्तान को भेजता था, इसलिए उसका नाम मुफ्ती भी हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रांत किस में बटा था, प्रांत जिलों में बटा था। जिलों को क्या कहते थे, शिको, जिलों को शिको। तो हमने ये कहा जिलों से सिक्के इकट्ठा करके कहाँ भेजते थे, एकता के पास भेजते थे और एकता भेज देता था सल्तनत को। तो अब देखिए जिलों के जो यानी जिलों को क्या कहे, शिको, और शिको के जो शासक होते थे, सिखों के शासक वो अमीर होते थे या नजीम होते थे। तो अमीर कैसे याद करेंगे, यानी जो एकता और सल्तनत के आदेश होता था उसको अमल करने वाला व्यक्ति जिला का अधिकारी होता था। आज भी यही सिस्टम है, जिला अधिकारी जो मुख्यमंत्री के आदेश आते हैं उनका पालन करते हैं। तो अमल करने वाला यानी नियम के अमल, सल्तनत के नियमों को अमल करने वाला अमीर हो गया या नजीम हो गया। फिर क्या हुआ, वह जिला जो है उस जिलों में भी हिस्से होते हैं। तो शहर, एक शहर या लगभग 100 गांवों की देखभाल कौन करता था, तो एक शहर या 100 गांवों की देखभाल अमीर ए सदा करता था। अब अमीर ए सदा कैसे याद होगा, जो ऐसा व्यक्ति जो उसी गांव के निवासी हो और सारे गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, तो जिसकी बहुत इज्जत हो उसको अमीर कहा जाता था, और वह व्यक्ति जो है उनकी देखभाल करता था। तो जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख होते हैं उस तरीके से अमीर सदा होता था। इसके बाद सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, ग्राम थी, आज भी ग्राम है। इसके बाद सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहते हैं, खास खेल, खास खेल कहते हैं। यानी सबसे बड़ा खेल कौन करती थी, सुल्तान की सेना।
क्योंकि उसके पास सारे संसाधन होते थे, सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण होता था, हथियार होते थे और वो कहीं भी हमला कर सकती थी सुल्तान के आदेश पे। तो सबसे खास खेल वही दिखाएगी, इसलिए वो खास खेल हो गया सुल्तान की स्थायी सेना। फिर बारूद फेंकने वाली मशीन, यानी एक तरीके से आप तोप जैसा मशीन समझिए। उन्नत किस्म के तोप तो थे नहीं, छोटी छोटी मशीनें बनाई जाती थी जिससे गोले कुछ दूर निकल के गिरते थे। तो उसको क्या कहते हैं, मंगलीक, यानी एक लीक पे चलने वाली मशीन, या अर्राद, तो अर्राद बर्राद, बारूद को बर्राद तो अर्राद दादा है, तो चाहे अर्राद हो या मंगलीक हो मशीन, वो मशीन जो तोप से वो गोला फेंकती थी। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, सल्तनत के कानून किससे बनते थे? सल्तनत के कानून 3 चीज से, शरीयत, कुरान, हदीस से बनते थे। अब मुस्लिम कानून के महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? 4 स्रोत थे, एक कुरान, दूसरा हदीस और तीसरा क्या कहा गया? इजमा। तो हमने कैसे याद किया? इल्जाम अगर कोई किसी पे लगा दे तब क्या करें? उसके कानून इजमा हो गया। अब कयास का मतलब है किसी कोई समस्या आ गई, उस पर कौन अनुमान लगाना पड़े क्या हो सकता है, तो वो हो गया कयास। तो कयास हो गया। 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन? कुरान, इजमा, हदीस, कयास, ये 4 हो गए। और सुल्तान क्या करता था? 2 बार हफ्ते में न्याय करता था, ये भी हो गया। लगान की प्रणाली को क्या कहते थे? लगान वसूलने वाली प्रणाली को मुक्ताई, यानी मुक्ताई आप सीधे यानी मुक्त क्या करते थे? अनाज। कौन? व्यक्ति जो उपज, जो अनाज पैदा करेगा वो अनाज को थोड़ा सा अपने हिस्से में जो नियम होगा उसके अनुसार मुक्त कर देगा। मुक्त करेगा, ले जाओ भैया हम छोड़ दिए इसको। तो मुक्त से मुक्ताई बन गया, लाओ मुक्ताई दो, तो यानी लगान दो। ठीक। और जो सल्तनत के नियंत्रण वाली जो भूमि होती थी पूरे सल्तनत में, उसको क्या कहते थे? खालसा भूमि कहते थे, खालसा भूमि। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा और संभवतः आपको कुछ न कुछ 90% ना सही तो 80% तो याद हो ही गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।